इसी तरह जिस तरह परोए होते हैं लड़ी में, उस तरह इकट्ठी होगी जो तस्बीह के दाने हैं, यकसुई और इत्तेहाद के साथ इकट्ठी होगी और एक अपना जो मिशन है वो बना लेगी कि ये वो मिशन है जिसके ऊपर कभी कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होगी, कोई हुकूमत आए और जाए। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे और ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है और वो भी जो साहिब हैसियत लोग हैं, गरीब के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से इस मुल्क के हालात इंशाअल्लाह बदलेंगे। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फ़िलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं साहिब हैसियत लोगों के ऊपर, उनकी जो सनतें हैं, उनके जो शोबे हैं। और इनमें ये शोबे शामिल हैं सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद जो है कौम को अभी भी मसाइल का सामना है, बिकॉज नेशन इज़ वेटिंग फॉर अ नंबर ऑफ न्यूज़ इंक्लूडिंग फ्राम द फ्रेंड्स एंड द अदर कंसोर्टियम्स विच अवेट फॉर द रिजम्पशन ऑफ IMF प्रोग्राम। और IMF के प्रोग्राम की रिजम्पशन में जो सबसे बड़ा मसला है वो है रेवेन्यूज़ और महसूलात के हदफ का, जो कि IMF जो है वो रिवाइज़ करने के लिए हुकूमत पर ज़ोर डाल रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे मुज़म्मिल हिमानी से। ही इज़ अ नोन टैक्स कंसल्टेंट। मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच सानी साहब। वेलकम ब्रदर। ये फरमाइएगा कि हाउ डू यू लुक एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन के काफ़ी अर्सा हो गया है, फाइनेंस बिल के बारे में भी काफ़ी सारी क्या सराही हो रही हैं कि काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो सकती हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू मेक अ कमेंट ऑन IMF प्रोग्राम। ये जो IMF ने रेवेन्यू और महसूलात के हदफ को रिवाइज करने की बात की है, हाउ डू यू लुक एट दिस? देखें सानी साहब, स्टार्टिंग विद के आपके पास जो है वो गवर्नमेंट की फुल एफर्ट है कि किसी भी तरह $1 बिलियन जो है वो IMF से जो है वो हासिल कर लिए जाएं। इसी तरह चाइना का रोल ओवर भी कोई अराउंड 2.5 बिलियन का जो है वो डॉलर का एक्सपेक्टेड है। सऊदीया का भी $2 बिलियन का जो है वो रोल ओवर एक्सपेक्टेड है। तो इफेक्टिवली $5.5 बिलियन जो है वो विद इन अ मंथ और सो जो है वो हमारे पास हो जाएंगे। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये है कि IMF के इनिशियल जो आपको याद होगा कि जो बजट का टारगेट दिया था वो कोई 7 ट्रिलियन का जो है वो दिया था, टैक्स रेवेन्यू टारगेट जो था। अब इसको रिवाइज करके 7.4 ट्रिलियन जो है वो लगभग जो है वो आपने इसको रिवाइज किया है। कोई अराउंड 422 बिलियन जो है वो रुपीस आप इसके अंदर एडिशनल कलेक्ट करना चाहते हैं और आपने ज़ाहिर IMF के साथ जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं उसके अंदर आपने इसको जो है वो रखा है। अब बेसिकली बात ये है कि किस तरह से जो एक्चुअल जो क्वेश्चन अराइज होगा कि ये कहाँ से आप जो है वो इतने एडिशनल जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करेंगे।
राइट। तो गवर्नमेंट का जो प्राइम फोकस रहेगा वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के ऊपर रहेगा, ठीक है। पहले जो है वो 750 बिलियन रुपए जो है वो रखा, अब उसके बाद जो है वो उसको 550 बिलियन रुपए पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऑयल की कम हो रही है, तो उसको थोड़ा सा उन्होंने रिवाइज किया है। और फिर कलेक्ट किस तरह से करेंगे, तो एक इस पे अंडरस्टैंडिंग जो आईएमएफ के साथ डेवलप होने जा रही है वो ये है कि इसको ग्रेजुअली जो है वो चार्ज किया जाएगा, एक साथ जो है वो इसको चार्ज नहीं किया जाएगा 5 रुपए 10 रुपए लीटर के हिसाब से, और फिर इसके बाद इसको ग्रेजुअली जो है वो 50 रुपए पर लीटर के तक जो है वो उसको पहुंचाया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है कि जहाँ से एडिशनल टैक्स कलेक्ट होगा, पुअर्टी एलिवेशन टैक्स के नाम से गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्शन 4 से इंट्रोड्यूस किया था, जो बजट अनाउंस किया था मिफ्ता साहब ने। राइट। अब इसके अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो लाई जा रही हैं, ठीक है। उस वक्त ये बात हुई थी कि भाई ये सुपर टैक्स तरह की एक जो है वो लेवी थी, ठीक है, जो चार्ज की जाएगी। तो इनिशियली ये कहा था कि भाई अगर आपका 300 मिलियन रुपए से अगर ऊपर का रेवेन्यू है, ठीक है, अगर आपके ऊपर की इनकम है, तो फिर आपके ऊपर जो है वो 2% ऑफ इनकम जो है वो टैक्स चार्ज होगा। लेकिन अब इसको जो है वो, अच्छा, इसकी इनकम की कंप्यूटेशन का अपना मेथड है जो लॉ में स्टेटेड है, ठीक है, लेकिन अब इसको जो है वो रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज इस तरह से किया जा रहा है कि 1% अगर आपकी 150 मिलियन है, 2% अगर आपकी 200 मिलियन से ज़्यादा है इनकम है, और फिर इसी तरह से 3% जो है वो अगर आपकी 250 मिलियन से ज़्यादा है, और फिर इसी तरह से 300 मिलियन या उससे ज़्यादा अगर आपके पास है, तो फिर 4% जो है वो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो ये एक एडिशनल यहाँ से कलेक्शन जो है वो की जाएगी। तो फिर मुज़म्मिल, इसी हम तरह से क्या ये कह सकते हैं कि ये 30 करोड़ इनिशियली गवर्नमेंट ने कहा था, आईएमएफ ने कहा कि आप इसे 15 करोड़ से स्टार्ट कर जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही दें। है, ओके। बिल्कुल कह सकते हैं आप। ओके। ठीक है, इसी तरह आप जो एडिशनल जो ड्यूटीज़ कलेक्ट करेंगे, जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे, वो बेसिकली ये है कि कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो आपने 1005 बिलियन रुपए का जो है वो उसको इंक्रीज़ कर दिया। इनिशियली 953 बिलियन जो है वो आपने इसका टारगेट रखा था, ठीक है। राइट। फिर इसी तरह से जो अल्टीमेटली सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, इनके ऊपर भी जो है वो फर्दर टैक्स की जो है वो रिविज़न करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। बट कोई पहले इनिशियली जो बात की थी कि भई ₹100 आपका टैक्स कलेक्ट किया जाएगा पर एनम बेसिस पे, कि अगर आप 6 लाख से 12 लाख के दरमियान फॉल करते हैं, अब इसके ऊपर 2.5% की जो है वो जो है वो डिस्कशन की जा रही है, ठीक है। तो और फिर हायर जो टैक्स रेट्स हैं उसको भी रिवाइज करके और ज़्यादा जो है वो उसको बढ़ाया जाएगा। तो और फिर फॉर बैंकिंग दिस के ऊपर मुज़म्मिल, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, आर वी सेइंग कि जो पहले टैक्स देते थे वो ही हो जाएगा, जो कमी हो रही थी वो नहीं होने जा रही, या ऑन टॉप ऑफ इट कुछ इजाफा भी होने जा रहा है 6 लाख से 12 लाख देखिए, वालों को? नहीं, इज़ाफ़ा तो देखें फ़ौरी आप ये कह सकते हैं कि होने जा रहा है कि 6 लाख तक की जो लिमिट थी वहाँ तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश ये रही है कि वो चाह रही है कि भई 6 लाख से 12 लाख के अंदर भी आप कोई टैक्स चार्ज ना करें। लेकिन आईएमएफ के साथ जो डिस्कशंस हो रही हैं और जो इसके ऊपर रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, वो यही इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि 2.5% जो है वो 6 लाख से ज़्यादा अगर हो, 12 लाख तक हो, तो फिर उस पे भी 2.5% चार्ज किया जाए। मुज़म्मिल, मैं चाहूँगा एक छोटी सी क्लैरिटी दें। 6 लाख रुपए सालाना बनता है 50,000 रुपये महीना, और 40,000 रुपये हुकूमत कह रही है अगर आप उससे 1 रुपया भी कम कमाते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इट इज़ लाइक कि आप गरीबों में भी गरीब तर हैं। तो ये गवर्नमेंट में कौन है जो नेगोशिएट कर रहा है आईएमएफ के साथ? बिल्कुल, अब आप जो है वो सानी साहब बिल्कुल जानते हैं कि कौन जो है वो इसके ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे बट हैं, आई ठीक है। जस्ट ज़ाहिर है वांटेड टू हमारी रेज अ पॉइंट, डज इट मेक सेंस कि 40,000 वाले को गॉड फॉरबिड आप इतना कमतर कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट चाहिए, उसका गुजारा नहीं हो रहा, और 50,000 वाले को आप कह रहे हैं कि हम उससे जो है 2.5% टैक्स लेंगे? इट लिटरली डजंट मेक सेंस। डेफिनेटली अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी ये स्टांस रहा है आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस के अंदर भी। ज़ाहिर है आपको पता है कि अब उनकी या आईएमएफ की अपनी जो है वो डिमांड्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का या यही स्टांस रहा है कि 12 लाख तक जो है वो कोई टैक्स चार्ज ना किया जाए, ठीक है। लेकिन ओके। ये है कि ज़ाहिर है आपको पैसे चाहिए, तो फिर इस तरह की कंडीशंस जो है वो फिर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अल्टीमेटली अभी जब रिवाइज बिल आता है, एक्ट आता है, तो फिर इसके अंदर फर्दर क्लैरिटी जो है वो इसके ऊपर आएगी कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली जो है वो क्या करने लगी है। और फिर बैंकिंग के ऊपर जो टैक्स रेट था, इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा कि जब बजट अनाउंस हुआ तो दो आपके पास बिल्स चल रहे थे। एक के ऊपर 42% लिखा हुआ था और एक के ऊपर जो है 45% लिखा हुआ था। तो यस। जो एफबीआर ने अपनी वेबसाइट अपडेट किया वो 45 से अपडेट किया था। तो उस वक्त भी मार्केट में ये न्यूज़ थी कि गवर्नमेंट का शायद इंटेंट ये है कि वो चेक करना चाह रही है कि क्या रिएक्शन आता है राइट। 42 से और 45 थे। तो अब ये बात आ रही है कि आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशंस की गई हैं उसमें 45 की बजाय 42% जो है वो आप चार्ज करेंगे, जो कि उस वक्त भी बिल के अंदर एक बिल जो प्रेजेंट हुआ था उसमें भी 42% थी। तो ये राइट। भी एक बात है कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो टैक्स है वो 45 से 42% किया जाएगा, लेकिन जो लास्ट था वो 35 था, 35 से 42% तक पहुंच जाएगा कॉर्पोरेट टैक्स रेट। तो सो आर वी सेइंग कि बैंक के ऊपर वो सुपर टैक्स 30 करोड़ वाला भी लग सकता है अगर कोई बड़ा बैंक है, और वो बिकॉज
यू आर इन अ बैंकिंग सेक्टर तो आपको ये टैक्स भी देना होगा, इज़ इट ट्रू? देखिए, सुपर टैक्स की बजाय अब आप ये कह सकते हैं कि 4C जो है वो पुअर्टी एलिवेशन वाला टैक्स बिल्कुल लगेगा। ओके, ओके, वो तो एनीवे लगेगा और बैंकिंग सेक्टर में ये जो महसूलात हैं ये भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो ये 45 बिल्कुल है। प्लस 2 47% हो जाएगा। एग्जैक्टली, इफेक्टिव टैक्स रेट इतना ही हो जाएगा। ओके, ग्रेट, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, तो ये सारी जो है वो मतलब बेसिकली यहाँ से जो है वो मतलब गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल अपना जो टैक्स जो भी जनरेट करेगी, वो ये सारी 4-5 जो चीज़ें हैं वहाँ से जो है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको अब कैसे अचीव होगा प्रैक्टिकली, कितना जो है वो प्रेशर्स आते हैं, ज़ाहिर है सोसाइटी के कितने प्रेशर्स हैं, लोगों के कितने प्रेशर्स हैं, किस तरह से सस्टेन कर पाती है। लेकिन इस तरह से जो है वो IMF के साथ अपीयरेंटली लग रहा है कि सक्सेसफुल हो जाएगी गवर्नमेंट $1 बिलियन डॉलर जो है वो हासिल करने में। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ये रियल एस्टेट सेक्टर की हमने बहुत सारी बातें सुनी कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट टैक्स करने जा रही है। एक प्लॉट को छोड़कर दूसरे पर 2.5 करोड़ तक की एग्जाम्पशन है। व्हाट इज़ दिस, हाउ डज इट वर्क? अच्छा, देखिए सानी साहब, इसमें दो बेसिकली जो है वो चीज़ें हैं। एक तो CGT की अगर हम बात करें, कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम बात राइट, करें, ठीक राइट। है, तो उसमें रिवीजन ये आई है कि पहले आपका होल्डिंग पीरियड के हिसाब से इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर आप डिस्पोज ऑफ करते थे, ठीक है, तो उसके ऊपर कंसेशन सी, जितना ज़्यादा होल्डिंग पीरियड उतना कम जो है वो आपका उस पे आपको टैक्स जो है वो अल्टीमेटली इफेक्ट गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता था, ओके, और फिर ओके, टैक्स भी ज़ाहिर है उसके साथ। सही है। तो एक तो ये वाली चीज़ उन्होंने सो जो है वो सीजीटी, या, एंड कर दी, सेक्शन 37 से हटा दी। फिर उसके बाद रेट्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, ठीक है, ओके, रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं, ओके, 2.5% से लेके 15% तक आपका जो है वो रेट रख दिया है। फिर बायर के ऊपर और सेलर के ऊपर जो रेट्स 1% 236C में और 236K में कलेक्ट होता था, उसको 1% की बजाय जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर अगर आप हैं तो 2% उसको कर दिया। और फिर बायर के लिए अगर आप एक्टिव नहीं है तो फिर ये 5% तक जो है वो आपका टैक्स रेट जो है वो इफेक्टिवली जा सकता है इस केस के अंदर। और फिर इसी तरह जो आपको याद होगा कि ये लिमिट थी कि भाई 1% भी उस वक्त कलेक्ट होता था सेलर से, कि अगर 4 साल तक अगर आपने होल्ड किया तो 4 साल के बाद ये कलेक्ट नहीं होता था। लेकिन अब इस 4 साल की बजाय जो है वो 10 साल कर दिया गया है। यानी अगर आप 10 साल तक होल्ड करते हैं तो 10 साल के बाद ये आपका जो टैक्स है 2% वाला ये चार्ज नहीं होगा, वरना जो है वो ये भी आपका चार्ज हो रहा होगा। तो देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर बेसिकली आपका ये है कि आपको याद होगा कोविड के टाइम के ऊपर भी, क्योंकि इससे कोई 60-70 इंडस्ट्रीज जो है वो कनेक्टेड है, राइट। ठीक है, तो और फिर ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट्स और सारी चीज़ें, लेबर क्लास आपकी सारी कनेक्टेड है, तो चाहिए ये था कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाता, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव की जाती, लेकिन ये है कि इस तरह के मेजर्स लेने से अल्टीमेटली जो है वो इन्वेस्टर के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट भी होंगे, और फिर ज़ाहिर है कि इस सेक्टर को अगर आप मतलब जो इससे कनेक्टेड जितने भी सेक्टर्स हैं सारे के सारे जो है वो फिर अफेक्ट होंगे इससे। लेकिन मुज़म्मिल, गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हमने 6% की ग्रोथ को 3.5% पे लाना है तो हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कट करना है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जहाँ कट किया जा रहा है वहाँ पर डिस्करेज करना है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से इंपोर्ट बढ़ती है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास डॉलर नहीं होते। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इन फैक्ट द मेजर्स जिसकी वजह से शायद बेरोज़गारी में इजाफा हो। इज़न्ट इट ट्रू? डेफिनेटली, देखिए जो मेजर्स आप ले रहे हैं, इवन अगर हम अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर हम बात करें सैलरीड क्लास के ऊपर, तो वहाँ पे जिस तरह का जो काम हुआ कि आपने जितने क्रेडिट से सारे विड्रॉ कर लिए, तो देखें बात ये है कि जब आप इस तरह की कोई मेजर्स लेते हैं तो ना सिर्फ ये कि इन्फ्लेशन आपकी अपनी जगह स्टैंड करती है कि किस तरह से जो है वो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, और फिर साइमल्टेनियसली ज़ाहिर कमोडिटीज़ की जो प्राइस है आपकी वो फिर अपनी जगह जो है वो बढ़ रही हैं, और फिर जब आप सैलरी की बात करते हैं वहाँ टैक्स ज़्यादा आप कर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह आप क्रेडिट्स विड्रॉ करते हैं। तो देखिए, जब आप क्रेडिट्स विड्रॉ करते हैं या एग्जेम्पशंस विड्रॉ करते हैं, चाहे वो आपने शेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स पे किया हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी पे, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की, चाहे पेंशन फंड की, तो ना सिर्फ ये कि ये क्रेडिट सैलरीड क्लास के लिए अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि ज़ाहिर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जिस जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उस सेक्टर को भी डेफिनेटली जो है एक टफ टाइम जो है वो उसकी वजह से देखना पड़ सकता है। क्योंकि अगर मेरा सोल पर्पस ये था कि इन ऑर्डर टू अवेल द टैक्स क्रेडिट मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, तो फिर तो अब मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। मुज़म्मिल, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, वक्फे से पहले मुज़म्मिल से बातचीत हो रही थी कि पाकिस्तान में कोई 3 मिलियन टैक्स पेयर हैं, जिसमें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो सैलरीड क्लास है वो आउट नंबर करती है, और बिकॉज सैलरीड क्लास जो है वो डॉक्यूमेंटेड कैटेगरी में आती है, लिहाजा हमेशा प्रेशर का जो ब्रंट है वो सैलरीड क्लास पे ही पड़ता है। बहुत सारी टैक्स क्रेडिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने ख़त्म की हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो सैलरीड क्लास पे आने जा रहा है।
दूसरी जानिब जो कारोबारी तबका है वो अपने लिए रिलीफ का मुतालबा कर रहा है। पहले सुनते हैं मुज़म्मिल से कि मुज़म्मिल, व्हाट इज़ योर टेक ऑन कि बिजनेसमैन को रिलीफ किस तरह का मिलना चाहिए? अ, देखिए सानी भाई, इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिलीफ को अगर हम ढूंढें तो शायद जो है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ओके, गवर्नमेंट ने ओके, क्या क्या रिलीफ के मेजर्स लिए हैं। लेकिन ये है कि अगर हम वैसे ही एक दो चीज़ों के ऊपर बात करें तो जो रिटेलर्स के लिए एक मेजर ये लिया है कि उनको 3,000 से लेके 10,000 का एक फिक्स टैक्स के ऊपर जो है वो लाने जा रहे हैं, ठीक है, ये प्रपोज किया है। इसी तरह से जो आपकी एनटीएन और सीएनआईसी वाली कंडीशंस थी अनरजिस्टर्ड सेल्स में, जिसको बड़ी एफर्ट के बाद जो है वो लाया गया था, उसको राइट। अब ये प्रपोजल है कि उसको विड्रॉ किया जाए। तो अगेन आप जो है वो फिर दावत दे रहे हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को जो है वो फिर से एक दफ़ा और फिर चैलेंज होगा। ज़ाहिर है कि जब आप एक मेजर लेते हैं और उससे फिर बैकआउट करते हैं तो ये वंस अगेन ये इस पे स्टेट बेस्ड जो है वो आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि एक गवर्नमेंट आ रही है कुछ कर रही है, दूसरी आ रही है कुछ और कर रही है। तो अगेन इसके अंदर भी जो है वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स हो सकता है। लाइकवाइज़ अगर हम बात करें इम्पोर्ट स्टेज के ऊपर, जो आपका कमर्शियल इम्पोर्ट्स थी वो पहले एफटीआर था, बाद में उसको मिनिमम किया, अब वापस से जो है वो फाइनल टैक्स की तरफ मूव किया है, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर फ्यू आइटम्स के जिसको मिनिमम टैक्स रेज़ीम के अंदर लेके गए हैं, ठीक है? राइट। फिर इसी तरह से जो अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल आप इम्पोर्ट करते हैं, चाहे वो 1% हो, 2% के ऊपर हो या जो भी रेट हो, तो वो सारा का सारा जो है वो आपका एडजस्टेबल होगा। राइट। लाइकवाइज़ डेप्रिसिएशन जो है, अगर हम बात करें बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, तो आपके पास जो है वो 50% की रिस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है? तो वो उसको जो है वो विथड्रॉ करने की बात की जा रही है। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपकी 113 के अंदर जो है वो टर्नओवर टैक्स के ऊपर जब हम मिनिमम टैक्स की बात करते थे, तो वहाँ पे आपका अगर मिनिमम टैक्स ज़्यादा होता था, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त थी 5 साल राइट। तक। राइट। अब गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज़ किया है कि इसको भी विथड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है? तो अगेन ये थोड़ा-सा जो है वो हार्ड मेजर है, ठीक है, जो आप लेने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब इसके ऊपर प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं और भी इस तरह के लिटिगेशन वाले मैटर्स हैं कि जैसे आपने बेस्ट जजमेंट के अंदर 1 साल आपने और इंक्रीज़ कर दिया, तो अब ये रिट्रोस्पेक्टिवली होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। अगेन मतलब इसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। सही, मुज़म्मिल ये फरमाइएगा कि सैलरीड क्लास के जो टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म किए हैं, मसलन म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के ऊपर और दूसरे सेक्टर्स के ऊपर, सो जो सैलरीड क्लास है इसको ये एक एडवांटेज था, और जब ये भी ख़त्म हो जाएगा और टैक्स रेट में रिवीजन की भी बात हो रही है, तो ये जो मिडिल क्लास है इसको आप कितना वल्नरेबल देखते हैं? बिकॉज़ मैं आपको बाय द वे शेयर करूं कि पिछले 2-3 साल में जिस तरह का फूड इन्फ्लेशन और फूड क्राइसिस रहा है, उसका सीधे का सीधा जो बेनिफिट है वो रूरल क्लास को मिला है, और कोई 3 से 4 खरब एडिशनल वहाँ पर गए हैं। सो एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी जिसके रिलेटिव्स बाहर से पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, तो उसमें भी आप देखें कि ये 2 साल के अंदर $4.5 बिलियन आया है, और जो डॉलर की कीमत है वो 100 रुपये से 118 रुपये से क्रॉस करके 205 रुपये तक गई है, विच मीन्स के ये भी परचेजिंग पावर उस क्लास की बड़ी है कि जिसके रिलेटिव्स बाहर हैं। सो बिजनेसमैन को देखें तो बिजनेसमैन को आप कुछ भी कहें उसके मार्जिन्स कम नहीं होते, वो पास ऑन कर देता है, सो बच जाती है बेचारी सैलरीड क्लास। तो सैलरीड क्लास के साथ ही आपको क्यों जुल्म, ज़बरदस्ती और जबर नज़र आता है? देखिए, इसका सबसे आसान सा शायद जवाब ये होगा कि ईज़ी विक्टिम है, ठीक है? आपके पास जो है वो आप एम्प्लॉयर के ऊपर ईज़िली टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको डायरेक्टिव्स इश्यू करें, ठीक है? कि भई आपने जब भी सैलरी इश्यू करनी है, तो एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कलेक्शन आपके लिए आसान है, इस केस के अंदर, ठीक है? तो ज़ाहिर है कि इंडिविजुअली आप सारे रिटेलर्स के पास जाएँ और उसके बजाय आप सैलरी के पास अगर आएँ, तो वो ज़्यादा आसान है कि आप एक जगह पे आ जाएँ, 100 लोग आपके जो है वो टारगेट में ईज़िली आ सकते हैं। तो ये अपैरेंटली एक मेजर लगता है और वैसे भी देखें इस पे दूसरा अदर वे अराउंड भी अगर हम इसको देखें तो एक इशू प्रैक्टिकली भी आ रहा था जो हमने आपके लास्ट जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें बात भी की थी कि लोग जो क्रेडिट्स लेते हैं उसके अंदर एक एक अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि क्रेडिट ले लेते हैं लेकिन फिर ये है कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं करते और गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी नहीं है एफबीआर के पास कि वो उसको फिर मॉनिटर कर सके उसको असेस कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेयर्स आपने म्यूचुअल फंड्स में लिया तो 2 साल तक अगर आपने रखना है तो अब यूजुअली मार्केट में बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस देखी गई कि आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? क्रेडिट लेने के लिए आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया, तो ना एम्प्लॉयर उसको मॉनिटर कर पा रहा है, ना एफबीआर मॉनिटर कर पा रहा है। तो आपको ठीक है, आपने एक तरफ क्रेडिट्स विड्रॉ किए लेकिन चाहिए ये था कि टैक्स रेट्स को भी कम कर दें, ठीक है? लेकिन ये डबल जो हिट आ रही है सैलरीड इंडिविजुअल्स के ऊपर कि एक तरफ से आपने एग्जेम्पशंस और कंसेशंस को रिमूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप जो है वो रेट्स को भी इंक्रीज करें, तो ये अच्छा जो है वो इसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव रेट है टैक्स का वो डबल हो गया है। कह सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, आईटी सेक्टर के लिए फरमाएं कि आईटी सेक्टर के लिए बहुत गवर्नमेंट एक्टिवली बातें कर रही है कि हम
15 से 16 बिलियन डॉलर का टारगेट सेट कर रहे हैं फॉर द आईटी मिनिस्ट्री कि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें, और दूसरी जानिब आईटी सेक्टर पे टैक्स की भी बातें हो रही हैं। सो व्हाट इज़ दिस मंत्रा एंड स्टोरी? देखिए इसके लिए सानी भाई थोड़ा-सा बैकग्राउंड के अंदर हमें जाना पड़ेगा कि जो आपके पास पहले जब आप देखें ये बात वहीं आ जाती है कि जब तक आप बिज़नेसमैन को सर्टेनिटी नहीं देंगे, ठीक है? आप एकदम से एक वेव आती है जो पूरी पाकिस्तान के अंदर कहती है कि भाई आईटी के ऊपर काम करो, अमेज़न पे काम करो, इधर काम करो, उधर काम करो, और फिर अल्टीमेटली आप जो है वो उसमें चेंजेस लेके आते हैं। कभी आप कहते हैं कि एग्ज़ेम्पशन होगी, तो मैंने ये इस माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट की थी कि ठीक है मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी रिटर्न आएगा वो एग्ज़ेम्प्ट होगा। फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपने लास्ट ईयर ये किया कि 65F और 154A जो है वो इंसर्ट किया। आपने कहा ठीक है भाई रिटर्न फाइल कर दो, ये फाइल कर दो, ये फाइल कर दो। अगर आप ये कर दोगे तो हम आपको 100% टैक्स क्रेडिट दे देंगे, आपकी इनकम पे फिर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जो 1% आपका 154A में कलेक्ट होगा उस पे भी आप एग्जेम्पशन जाके ले सकते हैं। ठीक है? अब आपने ये मेजर ले लिया। अब अच्छा फिर अब जो बंदा इस चीज़ को देख के आया, जो इन्वेस्टर्स आपके पास यहाँ पे इस चीज़ को देख के आए, अब आप ऑल ऑफ अ सडन ये कहते हैं कि नहीं भाई आईटी सर्विसेज़ और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज़ के ऊपर जो भी आपका 100% टैक्स क्रेडिट है, आप उसको भी विथड्रॉ कर रहे हैं। ऑल्दो आपने 1% से 0.25% की विथहोल्डिंग कर दी, ठीक है? लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आईटी सेक्टर के ऊपर एक अच्छा नहीं आएगा। इसका रीज़न ये है कि जब आप क्लैरिटी नहीं लाते तो कोई भी आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है? और फिर आपकी चीज़ें कॉम्पिटिटिव रहना भी इम्पोर्टेंट है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चीज़ सप्लाई करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव रहना भी आपका जो है वो एक इम्पोर्टेंट मेजर होता है। अंडरस्टूड। अच्छा ये फरमाएं कि मुल्क से बाहर जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं, अभी तक तो वो शोर मचा रहे थे कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, लेकिन अब उन्हें टैक्स की रिजीम में लाया गया है। हाउ डज़ इट वर्क एंड व्हाट इज़ दिस आइडिया? देखिए इसमें थोड़ा-सा क्लैरिटी मेरा ख़्याल है कि हम लेके इस पे बात कर लेते हैं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल की जो डेफ़िनेशन है, इस पे डेफिनेशन। बहुत सारे लोगों ने जो है वो भी ज़ाहिर है राब्ता किया, और भी जो राइट। प्रैक्टिशनर्स हैं उनसे भी राब्ता किया होगा कि रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की डेफ़िनेशन को अमेंड किया है, ठीक है? या डबल नॉन रेसिडेंसी जो है उसको लेके अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ना मैं पाकिस्तान का रेसिडेंट हूँ, ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो यूके का रेसिडेंट हूँ, तो इस सिचुएशन में अगर आप पाकिस्तान के सिटिज़न हैं, तो लॉ ये कह रहा है कि हम आपको पाकिस्तान का रेसिडेंट कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि डबल नॉन रेसिडेंसी को अवॉइड करने के लिए, ये नहीं कह रहा कि आपने वहाँ के भी रेसिडेंट होंगे तो यहाँ के भी रेसिडेंट आपको बनाया जाएगा, ठीक है? तो ये कन्फ्यूजन है जो प्रैक्टिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जो है वो फेस कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में भी अब जो है वो उनको इसी तरह से टैक्स वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आप कहीं भी रेसिडेंट नहीं बनते तो फिर पाकिस्तान का ये राइट है कि आप उसके सिटीज़न हैं, तो वो यहाँ पे आपको रेसिडेंट ट्रीट करते हुए आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम को टैक्स कर सकता है। बट ये बात जो हो रही है कि उनको टैक्स फाइल करना लाजमी होगा, यू थिंक दैट दैट इज़ बेसलेस, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट? देखिए, वो तो अभी उसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं। इससे इससे पहले जो आपकी प्रोविजंस हैं, ठीक है? वो आपकी इंटैक्ट हैं कि 114 के अंदर अगर आप कंडीशंस मीट कर जाते हैं तो आपको फाइल करना है। हाँ, वेल्थ स्टेटमेंट से नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को वेवर्स हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर ही अप्लाई होती है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस कि अगर आप वो कंडीशन मीट कर जाएँ तो फिर नॉन रेजिडेंट को भी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट्स हैं। ग्रेट। ये जो ओवरऑल टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ने महसूलात का, रेवेन्यू का, इसको कितना मीट होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए डेफ़िनेटली एक चैलेंज रहेगा, ठीक है? एक एक चीज़ होती है कि आप जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू जो है वो टारगेट्स को सेट करें, ठीक है? एक तरफ आपके बिजली के इश्यूज़ हैं, एक तरफ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, डेली बेसिस पे आप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो किस तरह से टेक्सटाइल आपको आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो टैक्स तो उसी वक़्त कलेक्ट होगा कि जब आप जो है वो इनकम जनरेट करेंगे, ऑल्दो हमारी रिलायंस ज़्यादातर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कम है। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनिटली गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू फेस चैलेंज, ठीक है? क्योंकि आप ये जब आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज करते हैं, तो इससे फिर आपकी इंक्रीज़ जो है वो आना एक्सपेक्टेड है, जबकि आपकी इंटरनेशनल प्राइसेज़ अगर कम हो जाती हैं और आप वो इफ़ेक्ट यहाँ पे नहीं लाते, तो डेफिनिटली रिटेलिएशन जो है वो आ सकती है और फिर टारगेट्स अचीव करने में भी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपके पास इतनी मशीनरी नहीं है। देखें, होना ये चाहिए जिस तरह दुनिया भर के अंदर होता है कि आप नए टैक्स पेयर्स को ऑनबोर्ड करते हैं, बजाय इसके जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को आप जो है वो और ज़्यादा उनसे टैक्स कलेक्शन की एक्सपेक्टेशंस रखें। तो अभी भी हमें कोई इस तरह का मेजर नज़र नहीं आ रहा कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ये कह रही हो कि भाई ठीक है, हम नए टैक्स पेयर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, ठीक है? जहाँ आप अनरजिस्टर्ड सेल्स की एनटीएन और सीएनआईसी वाली बात करें, तो वो एक मेजर था जिसके थ्रू आप जो है वो ऑनबोर्ड कर सकते थे। लेकिन अगेन आपने उसको भी अगर आप विथड्रॉ करने जा रहे हैं, तो फिर इससे जो है वो शायद नए टैक्स पेयर्स ना आ सकें आपके पास। बट आपको नहीं लगता कि डिवर्सिफाई भी नहीं हो रहा? वही सेक्टर जो डॉक्यूमेंटेड है, वही क्लास जो टैक्स भरती है, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज़ किया जा रहा है। बाय द वे, सम पर्सन्स
send text messages to me कि कोई 1 बिलियन के आसपास नंबर ऑफ़ सिगरेट्स जो है ना वो फूकी जाती हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर सरकार जो टैक्स महसूलात से पैसा कलेक्ट करती है उससे एडवर्टाइजमेंट चलाती है और बताती है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह। हुकूमत अगर 5 रुपये फ़ी सिगरेट टैक्स लगा दे तो ये पेट्रोलियम पीडीएल जो है पेट्रोलियम लेवी जो 500 बिलियन की बात हो रही है ये 650 बिलियन आ सकती है। 10 रुपये लगा दे तो 1100 अरब रुपए आ सकते हैं। पर गवर्नमेंट को ये लिकर और इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती या कोई प्रपोज नहीं करता आप जैसा कंसल्टेंट? देखिए, ये डिलेमा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद आपने भी सुना होगा, चाय पे टैक्स शायद ना लग जाए कि जो है चाय वो पे लग थोड़ा-सा सकता है इसके ऊपर बट सिगरेट पे नहीं लगेगा बिकॉज वो एलिट के हाथ वो एलिट क्लास उसको होल्ड करती है। तो सिगरेट्स के ऊपर डिफरेंट लेवीज ऑल्दो आपके पास इन प्लेस हैं, लेकिन ये है कि जाहिर है कि आपको और ज़्यादा इस तरह से जो सेक्टर्स देखें, वही बात है कि एग्जिस्टिंग जहाँ से आप और कलेक्ट कर सकते हैं और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना ज़रूरी है। अगर आप टैक्स लगाएंगे तो आप किस तरह से उसको जो है वो रेवेन्यू की कलेक्शन करेंगे, ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने जो बात शेयर की, इस तरह से डिपार्टमेंट के थ्रू भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो हैरेसमेंट के अंदर अभी वापस से जो है वो इस तरह की एक जो है वो वेव स्टार्ट हुई है कि जिसके अंदर फिर से आप जो है वो नोटिसेस एक-एक टैक्स पेयर को जो है वो 4-4 साल के नोटिसेस आप भेज रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर करने की ज़रूरत है कि आप कहीं तो किसी जगह पे तो टैक्स पेयर्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। So Muzammil, if you were to give a message, a short message to the government, what would have been your message? देखिए, यही है कि आप आपके पास जो भी फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को कट डाउन करने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। पेट्रोलियम के ऊपर हम लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हैं और फिर जो सेक्टर्स जो आपने भी हाईलाइट किए अपनी डिस्कशन के अंदर, कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी करें, आपके पास अल्टरनेटिव मेजर्स भी अवेलेबल हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक और सजेशन हो सकती है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सारा का सारा बर्डन सैलरी क्लास पे डालें, आप रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लेके आएँ सही तरह से, ठीक है। अगर आप उनको फिक्स टैक्स रेट पे ला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास रिटेलर्स का वॉल्यूम कोई पाकिस्तान में कम तो नहीं है, ठीक है। Right. तो अगर आप उनको सही तरह से टैक्स करें, तो शायद आपको सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स चार्ज करने की जो है वो इंक्रीज़ करने की टैक्स रेट्स को ज़रूरत ना पड़े। ओके ग्रेट। मुज़म्मिल, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान साहब। ही हैपन्स टू बी a lawyer, a tax consultant, an expert on the tax matter. Sir, welcome to the show and Assalamu alaikum. वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट सर। सर, ये आईएमएफ के साथ बहुत सारा ज़्यादा टूइंग एंड फ्रोइंग हो रही है। गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन बातचीत कर रही है, एक दिन में 2-2 अदवार हो रहे हैं, ओवर द स्काइप एंड जूम मीटिंग्स हो रही हैं और बात सिर्फ एक ही हो रही है कि जो रेवेन्यू और महसूलात के हदफ हैं उसको अपवर्ड रिवाइज़ किया जाए। और जो अगर बॉटम लाइन दिखती है काफ़ी सारी जगहों पर, एक तो पीडीएल के नंबर्स को भी रिवाइज़ किया गया है बिकॉज़ पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में एंटिसिपेशन है कि वो हाई साइड पर रहने जा रही हैं। बट बॉटम लाइन, जैसे मैंने आपसे कहा, दैट इज़ अबाउट द सैलरीड क्लास जिसकी टैक्स क्रेडिट्स ख़त्म कर दी गई हैं। यानी उसका इफ़ेक्टिव रेट मैं कहूँगा कि बढ़ गया है बिकॉज टैक्स क्रेडिट ख़त्म हो गए और सैलरीड क्लास के लिए जो टैक्स स्लैब हैं शायद वो भी बढ़ने जा रहे हैं। सो ये फरमाइएगा सर कि क्या गवर्नमेंट के पास कोई और एवेन्यू नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिलियन की जो टैक्स पेयर बेस है उसमें मेजॉरिटी इज़ द सैलरीड क्लास, गवर्नमेंट सिर्फ उसी को फोकस करती है और उसी को जूस आउट करना चाहती है? लेकिन ये तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि जो भी टैक्स पेयर इन द सिस्टम है, दे आर द सिटिंग डक्स एंड इजी प्रे फॉर द गवर्नमेंट। राइट। और वो उन्हीं के ऊपर टैक्सेस लगा के, उन्हीं के ऊपर टैक्सेस बढ़ा के बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जी टैक्स एग्जेम्पशंस को जो है सैलरी क्लास पे ख़त्म किया गया और उससे इफेक्टिव रेट में फ़र्क आएगा। लेकिन चूंकि पहले ये बात हो रही थी कि 12 लाख रुपए तक टैक्स क्रेडिट बढ़ा दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा सा सबसाइड हो जाता। लेकिन अब चूंकि बात नहीं हो रही है 6 से 12 लाख वाले को जो है वो 2.5% टैक्स देना पड़ेगा, तो वी आर अगेन गोइंग बैक टू स्क्वायर वन।
जिशान साहब, एक तरफ इजाज़त से दें, आई वांट टू मेक अ कमेंट बिफोर यू मूव ऑन। गवर्नमेंट 40,000 रुपये वाले को कह रही है कि तुम बहुत गरीब हो, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, और 50,000 वाले से कह रही है हम तुमसे 2.5% लेंगे। हाँ, वो 40,000 वाले ज़्यादा और 50,000 वाले अमीर है, यही लगा मैं माजरत के साथ, लेकिन अपेरेंटली बात यही लगती है कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो डिफरेंट है। बात यह है कि 7,000 बिलियन का टारगेट इनिशियली था, उसको जो है अब 7,400 बिलियन भी ले जाएगा। तो ये 400 बिलियन भी मेरी और आप ही की जेब से निकलेगा, और तो कहीं से नहीं आएगा। राइट राइट। तो मसला ये है कि फोकस जो है ना, वो फोकस ठीक नहीं है। इसका हम सिर्फ जो है जैसा डिक्टेशन मिल रहा है वैसा हम करते चले जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट हम फोर्स ही नहीं कर रहे, इसका इम्पैक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे कि हम करेंगे कैसे। बहुत अच्छी बात है जी, आपने IMF आपको साइन करके दे देगा, टॉप लेवल एग्रीमेंट आपका आ जाएगा, लेकिन देन व्हाट? आप ठीक है, आपको रोल ओवर्स हो जाएंगे। आज हमने देखा 4 रुपए, तकरीबन 4 रुपए 70% पाकिस्तान की करेंसी जो है मजबूत हुई और डॉलर नीचे आया। इट्स अ गुड साइन, बट देन अगेन इससे महंगाई कम होनी नहीं जा रही। महंगाई अपनी तरफ बढ़ती चली जाएगी। जुलाई से इसका इम्पैक्ट आएगा जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल रिवाइज होकर मिलेंगे, गैस के बिल रिवाइज होकर मिलेंगे, तब पता चलेगा कि होने क्या जा रहा है। तो जो सिचुएशन है, सिचुएशन कोई बहुत अच्छी सिचुएशन इस वक्त नहीं है कि जहाँ पे हम ये कहें कि हाँ ये कुछ चीजें करके इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। हमें, जिसको कहते हैं ना कि हमें फार साइटेड और दूर चीजें सोचनी पड़ेंगी। क्या हम इसी तरीके से जो टैक्स है उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लगा चीजों को ठीक करना चाहते हैं, या जो सिस्टम में नहीं है उन्हें पकड़ना चाहते हैं? होता ये है कि हम चूंकि रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में है, तो इस वक्त अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जो कंज्यूम करता है उस पर वो टैक्स लग रहा है बहुत सारी चीजों पर। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड कि इस रिग्रेसिव सिस्टम से हटा है, वरना कि इन्फ्लेशन तो बढ़ता चला जाएगा। हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ बातें करते हैं, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी कैसे देंगे कि जब हमारे पास डेटाबेस हमारा प्रॉपर नहीं है? हमारे पास से डेटाबेस प्रॉपर हो जाए तो फिर उस पर हम कर सकते हैं। लेकिन यस, देयर आर एवेन्यूज कि आप रेवेन्यू अपना कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आप जितने भी ये विदहोल्डिंग एजेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करते हैं, और उनमें से जो नॉन फाइलर्स हैं जो टैक्स नहीं भरते, कम से कम उन्हें सिस्टम ले सकते हैं एज ए स्टेप 1। हमने हमेशा बात की है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, तो हमने क्या जो एक्सपोर्ट है उसमें ट्रेडिशनल आइटम से हट के दूसरी आइटम्स की तरफ फोकस किया। IT एक्सपोर्ट पिछले 2 सालों में $2.5 बिलियन की खरीद पहुंच गई है, जो कभी $1 बिलियन भी नहीं थी। तो हमें रेवेन्यूज को यहाँ से बढ़ाना है ताकि एक आम आदमी पे या एक गरीब आदमी में बोझ न पड़े, क्योंकि जितने आप टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये टैक्सेस तो पास ऑन होते हैं, बिजनेसेस पे बढ़ेंगे, बिजनेसेस ऑन कर देंगे। सैलरी वाला बेचारा मजबूर होता है, क्योंकि उसका बस नहीं चलता, उसका एम्प्लॉयर जो है उसे वो टैक्स काट के दे देता है, इसलिए वो ये टैक्स जो है वो देने पे मजबूर है। और मैं उसको हमेशा से ऑनेस्ट फोर्स टैक्स पेयर कहता हूँ, क्योंकि उसके पास कोई बस नहीं है। तो अब एज इफ अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, देखिए ये हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि बुनियादी हुकूक इंसान को मिलेंगे, बुनियादी चीजें उसको मुयस्सर आएंगी। हम जितने भी टैक्सेस कलेक्ट कर लें, क्या हमारे पास दूसरे जैसे फॉरेन कंट्रीज में, हम बात किसी भी कंट्री की एग्जाम्पल ले लें जहाँ पे एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, क्या आपके मुल्क में ये चीजें मिलती हैं? सैलरीड क्लास को आप 32.5% टैक्स लगाने जा रहे हैं, हाईएस्ट। सवाल ये कि क्या उनके बच्चों की मेडिकल, क्या उनके बच्चों का स्कूलिंग, क्या उनकी फैमिली मेडिकल या हेल्थ सिक्योर्ड है? क्या लाइफ सिक्योरिटी है, या उसको अपने सिक्योरिटी गार्ड भी खुद रखना पड़ता है? तो ये बहुत बुनियादी सवाल है कि हम बात तो करते हैं वेलफेयर स्टेट रखने की पाकिस्तान को, कि हम वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, लेकिन हम मजीद टैक्सेस लगा के उन्हीं लोगों पे बोझ डालते हैं कि जो इस सिस्टम में है। हमें मोबाइल कंजम्पशन का डेटा निकालना चाहिए। पाकिस्तान में मोबाइल कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, उनका कंजम्पशन पैटर्न देखें, उनका स्पेंडिंग पैटर्न देखें, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर स्पेंडिंग पैटर्न देखें, और वो जो लोग सिस्टम में नहीं है वहाँ कम से कम उनके ऊपर डालें। हम सुनते थे कि 7
लाख लोगों की लिस्ट बनी हुई है, 30 लाख लोगों की लिस्ट बनी हुई है, नोटिस देकर सिस्टम में लिया जाएगा। आज तक तो किसी को सिस्टम में नहीं लिया गया। राइट सवाल ये कि एनफोर्समेंट, सबसे पहले विल ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड न्यू टैक्स पेयर्स, देन एनफोर्समेंट ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट एंड देन नो कॉम्प्रोमाइज। राइट आप जब तक ये चीजें नहीं करेंगे आप एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर सकते। और मैं हमेशा से बहुत सारे मीडिया चैनल पे और बहुत सारी जगहों पे ये चीज डिस्कशन ग्रुप्स में ये बात करता हूँ कि जितना टैक्स रेट ज्यादा रखेंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ेगी, जितना टैक्स रेट कम रखेंगे उतना लोग टैक्स आसानी से देंगे। अगर आप टैक्स के रेट को मिसालन अगर आप टैक्स के रेट को 10% पे ले जाते हैं इनकम टैक्स के, राइट कि अगर कोई अमीर 100 रुपए कमाता है तो वो 10 रुपए टैक्स दे, और कोई एवरेज आदमी 10 रुपए कमाता है तो वो 1 रुपए टैक्स दे, तो इससे कम से कम एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि यार टैक्स हर एक को देना है, राइट वो जितना कमाएगा वो उतना टैक्स दे। जितना टैक्स रेट कम होगा ना, मैं चोरी करने की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन Understood. जितना आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे मैं चोरी की तरफ मैं कायल होता चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये तमाम चीजें स्टेट प्रोवाइड नहीं कर रहे जिसमें है जिशान जब ये अपनी सारी बात जिशान साहब, हम चाहेंगे कि बिकॉज प्रोग्राम का वक्त हमारे ख़त्म हो रहा है, वी वुड वांट यू टू काइंडली गिव अ मैसेज टू द गवर्नमेंट कि उसको अगर कोई मेजर इस वक्त लेना चाहिए, गवर्नमेंट को आईएमएफ के साथ किसी चीज़ को गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो आपकी नज़र में क्या है? इस विथ स्पेसिफिक टू सैलरीड क्लास, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द सैलरीड क्लास कि गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम। देखिए, मैं दो लोगों को मैसेज देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के से पहले मैं पाकिस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एज हम अपने आप को हुब्बुल वतन और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिसकी जो ड्यू टैक्स लायबिलिटी है वो प्लीज आप लोग डिस्चार्ज करें, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम पे लायबिलिटी है वो हम दें। राइट अब गवर्नमेंट के लिए मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि प्लीज खुदारा उनको इतना मजीद बर्डन, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद इतना बर्डन ना डालें कि वो सिस्टम से बाहर चले। बड़े मेजर्स हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखें तो हर प्रोविंस में एग्रीकल्चर कितने लोग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देते हैं। हमारी जीडीपी का 20% एग्रीकल्चरल इनकम है, राइट ये एग्रीकल्चर 20% कॉन्ट्रीब्यूट देते हैं। अगर उस 20% में अगर आप 1% भी टैक्स का शामिल कर दें तो वो इतना टैक्स है कि सैलरीड क्लास के ऊपर मजीद कोई भी बोझ डाले हुए ये तमाम जो एडिशनल आप इस एक एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स से कवर कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन गवर्नमेंट को ये होगी कि इस पर ध्यान दें, जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा लोड कम डालें, वरना वो सिस्टम से बाहर सकते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे मुज़म्मिल हिमानी एंड ज़ीशान मर्चेंट, बोथ आर टैक्स लॉयर, कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट्स। दोनों का ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान में एक ही क्लास है जिसको सैलरीड क्लास कहा जाता है, जिसके साथ हर तरह की जुल्म और ज़बरदस्ती और ज़्यादती होती है। एंड बाय दैट इट मीन्स के व्हेन इट कम्स टू आईएमएफ, इवन आईएमएफ भी जो है वो इस फैक्ट को इग्नोर कर रहा है कि 40,000 रुपये जो कमा रहा है वो उसको कहता है कि ये गरीब है, इसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और 50,000 रुपये वाले को आईएमएफ टैक्स एग्जाम्पशन देने को तैयार नहीं है और उसको कहता है कि 2.5% इसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बिल्ड की जानी चाहिए। दूसरा मसला जो है वो ये है कि जो टैक्स के अहदाफ हैं, गवर्नमेंट ने उसको एग्री आईएमएफ के साथ शायद इस वजह से किया है कि अगले 12 महीनों में हुकूमत की जो लाइबिलिटीज़ टू सेटल द डेट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट है वो $36 बिलियन से ज़्यादा है। तो पाकिस्तान इज़ एक्सपेक्टिंग कि आईएमएफ का $1 बिलियन आ जाए, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट विल बी इन अ पोजीशन कि दुनिया के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ से एड मिल सकेगी। चाइना, सऊदी अरब, यूएई से 5, 6, 7, 8% पर जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को जो है वो सूद पर डॉलर उठाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगेन जो बर्डन है, ब्रंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर है, जिसके लिए किया यह गया है कि उसको जितने टैक्स क्रेडिट मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे, और जो स्लैब्स हैं वो चूँकि बढ़ जाएंगे तो इफ़ेक्टिव टैक्स रेट जो है वो बढ़ जाएगा।
गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ों पे सिर्फ बातें की हैं, इफ़ेक्टिव अमल दरामद नहीं नज़र आ रहा। रियल इस्टेट का जो सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स की बात लगता है सिर्फ इसलिए की गई है कि क्योंकि ग्रोथ को 6% से 3.5% पर लेकर आना है, तो गवर्नमेंट डजंट वांट कि सीमेंट, सरिये, स्टील के ऊपर बर्डन हो, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर चले। गवर्नमेंट ग्रोथ तो कम कर लेगी लेकिन रोज़गार की एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। सो डाउन द रोड 10 to 12 डेज़ देखना होगा कि फाइनेंस बिल में गवर्नमेंट किस तरह की चेंजेस लाने जा रही है और उसका असर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सैलरीड क्लास पे पड़ रहा है, या गवर्नमेंट हिम्मत करेगी कि सैलरीड क्लास के अलावा भी किसी तबके को जो है वो टैक्स नेट में लाया जाए। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।